अरे वाह नूरे, तुम आ गई। हया इससे लिपट गई थी। कितनी शिद्दत से इसका इंतजार कर रही थी। दोनों ना सिर्फ कजन थी, बल्कि बेस्ट फ्रेंड भी थी। वो मुस्कुराकर हया से गले मिली। ये तो आना ही नहीं चाह रही थी। मैं ही जबरदस्ती इसे लेकर आई हूँ। जब से बड़ी हुई है, फुफ्फो के घर आना जाना ही छोड़ दिया है। राबिया बेगम ने मसनूई खफगी का इजहार किया था। ऐसी बात नहीं है फुफ्फो, मैं पढ़ाई में मसरूफ रहती हूँ और बाबा भी पीछे अकेले होते हैं, इसलिए बस आने को दिल नहीं करता। वो अपनी असली मासूमियत से कह रही थी। हाँ भाई, दोनों बाप बेटी तो एक दूसरे का सहारा हो। फर्मा बरदार बेटियां ऐसे ही अपने बाप का ख्याल रखती हैं। फूफो के कहने पर वो मुस्कुरा दी। चंद लम्हे गुजरे थे जब जहांगीर अपने कमरे से उठकर आया। इसकी नज़र हया के साथ बैठी लड़की पर पड़ी। पहले तो पहचाना ही नहीं, लेकिन फिर नूरे को देखकर हैरान रह गया। 4-5 साल पहले वो इनके घर आई थी। 16-17 साल की थी। पहचानने में वक्त तो लगना ही था, क्योंकि वो काफ़ी तब्दील हो गई थी। पहले से ज़्यादा समझदार, शर्मो हया का पैकर, पहले से ज़्यादा खूबसूरत। जहांगीर इसे देखता रह गया, जबकि इसके लॉन्च में आते ही वो नजरें झुका गई थी। इसके चेहरे पर लाली सी बिखर गई। शर्मो हया ने इस कदर घेरा कि वो जहांगीर को सलाम भी ना कर सकी थी। चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं, इसने हया से कहा, तो वो फौरन ही इसे अपने कमरे में लेकर आई। नूरे का दिल धड़क रहा था। जिसने कई साल बाद जहांगीर को देखा था, वो हमेशा से ही गुस्से का तेज रहा था। जब भी फुफ्फो के घर आती, इसे अपने इस मगरूर कजन से बहुत डर लगता, लेकिन ये राज कोई भी नहीं जानता। इससे खौफ खाने वाली नूरे दिल ही दिल में इससे मोहब्बत कर बैठी है। अभी भी अपने सामने जहांगीर को देखकर वो दिली जज्बात छुपाने के लिए हया के साथ इसके कमरे में आ गई थी, जहां वो अपनी शादी में पहनने वाले ड्रेस दिखा रही थी। बाबा अपनी मसरूफियात की वजह से शादी में नहीं आए थे, लेकिन इसे बेच दिया था। राबिया बेगम इसकी फुफ्फो थी, जिनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा उमेर, जिसकी अभी शादी थी। इससे छोटा जहांगीर, गोरी चिट्टी रंगत, तीखे मर्दाना नैनक्श। वो एक वजाहत से भरपूर खूबसूरत नौजवान था। जितना हैंडसम, इतना मगरूर। गुस्सा हमेशा इसकी नाक पर बैठा रहता। बचपन से ही इसकी गुस्से की बहुत आदत थी। बड़े होते साथ साथ ये इसकी फितरत का खासा बन गई थी। और इनकी तीसरी बेटी थी, और वो थी हया, जो इन दोनों से छोटी थी और नूरे की बेहद करीबी दोस्त भी थी। इन दोनों की एक दूसरे से खूब बनती थी। नूरे के पास अपना मोबाइल नहीं था, लेकिन वो अक्सर अपने घर के लैंडलाइन नंबर से हया से बात कर लिया करती थी। फुफ्फो और हया के अलावा इसने अपने बाकी दोनों कज़न से कभी कोई बात नहीं की थी। हाँ, अलबत्ता उमैर ने काफ़ी बार इसे बिल्कुल बहनों की तरह ट्रीट किया था। बचपन में वो जब यहाँ आती थी, पिछले शायद 4-5 साल बाद ही वो यहाँ आई थी, तब उमैर से हल्की फुल्की इससे बात हुई थी। लेकिन इसके बरक्स वो जहांगीर को जैसे ही देखती थी, उठकर इधर उधर हो जाया करती थी, क्योंकि इसका गुस्सा इसे बहुत तकलीफ देता था और इसका दिल धड़क कर इसके हलक में आ जाता था। और अब तो वो पहले से ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी और काफ़ी समझदार भी। इस वजह से अब इसने इन दोनों से बात करने से गुरेज ही किया था। हया के साथ आकर इसकी सारी शॉपिंग देखी और फिर इसके बाद इसी के कमरे में ही बैठ गई। दूसरे रोज ढोलकी का फंक्शन था और इस वजह से इन दोनों को एक साथ मिलकर हर चीज़ डिसाइड करनी थी। हया की दूसरी कुछ अपने बाप की साइड की कजन्स भी आ चुकी थी। इनके साथ भी नूरे की काफ़ी अच्छी अटैचमेंट हो गई थी। नूरे थी भी बड़े दिल की, सादा और सिंपल सी लड़की, जो चंद मिनट ही लोगों को अपना गरवेदा बना लिया करती थी। सच बात तो ये थी कि इसे हर किसी के साथ घुल मिल जाना अच्छा लगता था। अभी वो इनकी सारी कज़न के साथ घुल मिल गई थी। इनमें से एक अलिशबा भी थी। अलिशबा भले ही खूबसूरत थी, लेकिन नूरे से फिर भी कम थी। न जाने क्यों नूरे को देखकर इसकी छठी हिस्स ने इसे अलार्म किया था। नूरे को देखकर, इसकी खूबसूरती को देखकर वो जेलिस हो चुकी थी। वो इन सब कजन्स में अपने आप में मगन रहने वाली लड़की, अपने सामने किसी को कुछ ना समझने वाली थी। खुद से ज्यादा अगर किसी को खूबसूरत देखती, तो इससे जेलस होने लगती थी। और नूरे के साथ भी इसे ऐसा ही होना शुरू हो गया था। आज रात तो हया का कमरा बिल्कुल फारग था। बस कुछ कजन्स ही आई थी। बाकी की कजन
और तमाम रिश्तेदारों की फैमिलीज़ ने अभी आना ही था, इसलिए आज वो सब लड़कियां हया के कमरे में ही सो गई थीं। एक बेड था और दूसरी तरफ इसने फर्श पे ही मैट्रेस लगा दिया था। कुछ लड़कियां वहां और कुछ लड़कियां बेड पर ही सो गई थी। किसी ने सोफे को अपना बिस्तर बना लिया था। रात काफी देर तक हल्ला गुल्ला लगा रहा। रात के 12 बजे जाकर कहीं तमाम लड़कियों को नींद आई थी और राबिया बेगम की डांट पर ही सबने सोने की ठानी थी। आखिरकार वो सब लोग अपनी अपनी जगह पर लंबी तान कर सोई तो सुबह 10 बजे के करीब ही उठी थी। हालांकि राबिया बेगम कई बार आकर इन सबको जगा गई थी, लेकिन मजाल थी कि कोई भी एक लड़की उठ पाती। रात को आखिरकार नाचने और हल्ला गुला करने से आखिर फुर्सत ही किसे थी कि वो अपनी थकावट के बारे में सोचती। खैर सब लड़कियां अपनी अपनी मस्ती में जब जब दिल करता गया उठती गई और 12 बजे के करीब जाकर इन लोगों ने नाश्ता किया और फिर इसके बाद सभी लड़कियां राबिया बेगम के कहने पर ढोलकी के फंक्शन के लिए तैयार होने लगी। लेकिन इससे पहले ही वो सब लड़कियां घर को सजाने में मगन थी। घर के लॉन का एक हिस्सा इस फंक्शन के लिए मुख्तिस कर दिया गया था और इसमें एक हिस्सा इन लोगों ने स्टेज के लिए मुख्तिस किया था। घर के मुलाजमीन के साथ मिलकर हया, नूर, अलिशबा और बाकी की कज़न ने मिलकर स्टेज बनवाया था। स्टेज इस कदर खूबसूरत बना था कि यूं लगता ही नहीं था कि घर में बना है। ये सारा मंजर बिल्कुल किसी शादी हाल के तरह लग रहा था। छोटी छोटी बत्तियां, छोटे छोटे कमकमे अलग अलग रंगों में चल रहे थे। शाम के वक्त ढोलकी रखी गई थी। लड़कियों के साथ साथ राबिया बेगम ने लड़कों की भी ड्यूटी लगा दी थी कि लड़कियों को किसी चीज की जरूरत हो या फिर इन्हें किसी चीज में मुश्किल पेश आए तो ये लड़के इनका हाथ पटा दे। इन सब में जहांगीर सरफरहस था। वो इस घर का वाहिद बेटा था जो इस शादी में इधर से उधर फिर रहा था। हर काम इसी की जिम्मेदारी थी। वो इस वक्त मुलाजमों के साथ मिलकर फंक्शन के लिए कुर्सियां वगैरह लगा रहा था। जब इसकी नज़र सामने बैठी स्टेज पर काम करती जब इसकी नज़र सामने स्टेज पर काम करती लड़कियों के झुंड पर पड़ी थी और सामने ही जब इसकी नज़र गई तो वो वहीं का वहीं रह गया था। न जाने क्यों इस लड़की को देखकर इसका दिल धड़कना भूल चुका था। वो सांस लेना तक भूल चुका था। बस एक टुक इस लड़की को देखता रहता था। कल जब वो आई थी तब ही वो इसके होश उड़ा गई थी और अब सारा दिन इंतजार करने के बाद एक झलक इसकी देखी थी तो वहीं का वहीं साकत रह गया था। जबकि नूरे इसकी जानब नहीं देख रही थी, इसकी नज़र कहीं और थी। लेकिन इसके साथ बैठी अलिशबा नज़र जहांगीर पर पड़ चुकी थी। जहांगीर इस वक्त मेहरून कलर के सूट में मलबूस था और इस पर इसने एक सब्ज रंग का रुमाल भी ओढ़ रखा था जिसे इसने सिर्फ गले में मुफर्रल के तौर पर लटकाया हुआ था। वो इंतहा का खूबसूरत लग रहा था। इस रंग पे इसकी रंगत मजीद निखर चुकी थी और बस वो अलिशबा इसी को देखती रह गई थी और वो इसी चाह में तो यहाँ आई थी कि वो किसी तरीके से जहांगीर को देख सके। जहांगीर की नज़र नूरे पर थी जबकि इसे यूं लग रहा था जैसे वो इसकी जानिब देख रहा हो। वो मुस्कुराई तो अचानक वो भी मुस्कुरा दिया था। लेकिन वो नहीं जानती कि जहांगीर की मुस्कुराहट इसके लिए थी या फिर इसके साथ बैठी नूरे के लिए। अब वो आहिस्तगी से उठी थी और इसकी जानिब जाने ही लगी थी कि जहांगीर एकदम से नजर चुराते हुए राबिया बेगम की जानिब मुतवज्जो हो गया था। राबिया बेगम इसे कुछ सौदा लाने के लिए कह रही थी। वो सौदा सलफ लाने के लिए वो पर्ची इनके हाथ से लेता हुआ घर से बाहर निकल गया था। कुछ ही लम्हों बाद जब वो घर वापस आया तो अलिशबा दरवाजे पर ही खड़ी थी और इससे पहले कि वो आगे बढ़ता वो जल्दी से आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए इसके हाथ से कुछ सामान लेने लगी थी। अरे जहांगीर, आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? आप कुछ सामान मुझे दे दें। देखें, आप थक गए होंगे। वो मुस्रुई मुस्कुराहट के साथ इसकी जानिब बढ़ी थी, लेकिन वो हैरान हो चुका था। एक्सक्यूज मी कि आप जहांगीर मुखातिब कैसे कर रही हैं? आप नहीं जानती हमारे घर की रस्म व रवायात को कोई भी कज़न अपने दूसरे कज़न को नाम पर नहीं बुलाती। यहाँ की सब लड़कियाँ कज़न को भाई के तौर पर ही बुलाती हैं। आपको मुझे भाई कहना पड़ेगा। मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ। वो एकदम से सख्त हुआ था। माजरत चाहती हूँ लेकिन मेरा ऐसा मकसद नहीं था कि मैं आपको हर्ट करूँ। आप ये सामान मुझे दे दें, मैं आपकी हेल्प करना चाह रही थी। वह मासूम से गोया हुई थी। मुझे नहीं चाहिए किसी की हेल्प। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैं खुद अपने काम कर सकता हूँ और वैसे भी इस घर का अब एक बेटा मैं ही हूँ जो काम कर सकता हूँ। बाकी तो दूल्हे राजा हैं। और खबरदार अब दोबारा मेरे सामने आई
اور خبردار دوبارہ مجھے بھائی کہے بغیر مخاطب کیا۔ وہ پہلے سے زیادہ غصے میں بولا تو پیچھے کھڑی نورے کا دل ایک دم سے کانپا تھا، جبکہ وہ اس چیز سے انجان تھی کہ اس کی طرف پیٹھ کیے کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ نورے ہے۔ وہ اسے غصے سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ جانے سے شخص کو غصے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں، جہاں دیکھو وہیں پہ غصہ آ رہا ہے۔ نہیں لحاظ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے، اگر ایک دو دن یہ میرے پاپا کے پاس رہ جاتے تو انہیں بھی عقل آ جاتی کہ مہمانوں کے ساتھ کس طرح سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کے غصے سے خوف کھا چکی تھی اور دل ہی دل میں اس شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس کے باپ نے اس کی تربیت کی ہوتی تو وہ آج اس طرح لڑاکا انسان نہیں بلکہ نورے کی طرح محبت اور شفقت کرنے والا ہوتا۔ نورے خاموشی سے یہ سب کچھ سوچتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ اس کے پیچھے کھڑی الشبا ابھی بھی غصے سے پاؤں پٹک رہی تھی۔ اس کا خون ایک دم سے کھول گیا تھا۔ سارے کام نپٹانے کے بعد سبھی لڑکیاں ڈھولکی کے فنکشن کی تیاری کرنے لگی تھی۔ ڈھولکی کے لیے سبھی لڑکیاں باہر جمع ہو گئیں اور پھر ڈھولکی کا فنکشن بڑی اچھے طریقے سے گزر گیا تھا۔ لیکن اس سارے فنکشن میں الشبا نے نوٹ کر لیا تھا کہ جہانگیر اسے نہیں بلکہ اس کی بجائے نورے کی طرف دیکھ رہا ہے اور اسی گیم میں ہی انٹرسٹ لے رہا ہے۔ شاید اس سے بات کرنے کی بھی کوشش کر رہا تھا، لیکن ابھی اسے اس چیز کا کنفرم نہیں تھا۔ کل مہندی تھی اور مہندی کے لیے بھی لڑکیوں کو تیاری کرنی تھی۔ اسی وجہ سے رابعہ بیگم کی اصرار پر سب لڑکیاں رات کو 12 بجے سے پہلے ہی اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دی تھی، جبکہ اب تو گھر میں مہمان بھی آئے تھے۔ آخر میں حیا اور نورے جب تھک ہار کے اپنے کمرے کی طرف آئیں تو یہاں پر تمام کزنس اور ان کی مائیں بھی موجود تھیں۔ نیچے میٹرس حتیٰ کہ صوفے اور بیڈ سمیت تمام جگہ پر تھی۔ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر وہ دونوں سو سکتے ہیں۔ ویسے بھی ان دونوں کو زیادہ رش والی جگہ سے الرجی تھی، اسی وجہ سے نورے حیا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حیا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے ٹھنڈا رہنے کو کہا اور پھر آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی کمرے سے باہر لے آئی تھی، اور باری باری تمام کمروں کو چیک کرنے کے بعد ان دونوں کو پتہ چلا کہ ہر کمرے میں بہت بہت مہمان ہیں، اور اب ان دونوں نے ایک کمرے کا رخ کیا اور وہ کمرہ تھا جہانگیر کا۔ جہانگیر مہندی کے فنکشن میں لڑکیوں میں نہیں جانا چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ اپنے تمام کزنس کے ساتھ چھت پر ہی موجود تھا اور ان سب لڑکوں کی ہنسی کی آوازیں وہ دونوں بآسانی اوپر سن سکتی تھی۔ حیا نے کچھ سوچتے ہوئے نورے سے کہا، دیکھو نورے، اب تو کوئی جگہ نہیں ہے، بس ایک ہی کمرہ ہے، وہ ہے جہانگیر بائی کا۔ وہ لڑکوں کے ساتھ ہیں تو میرے خیال میں وہ تمام رات کمرے میں ہی نہیں آئیں گے، اور جب تک وہ آئیں گے ہم دونوں سو کر اٹھ چکے ہوں گے، اس لیے آ جاؤ ہم ان دونوں ان کے کمرے میں سوئیں، ورنہ ہماری تو جگہ کہیں بھی نہیں ہے۔ گیسٹ روم بھی سارا لوگوں سے پر ہو چکا ہے۔ گھر میں پہلی بار خوشی کا موقع آیا تھا اور ارد گرد کے سبھی رشتہ دار ان کے گھروں پر ایسے پلٹے آئے تھے جیسے مکھیاں کسی میٹھی چیز پر بنبناتی ہیں۔ لیکن حیا تم تو جانتی ہو کہ وہ ان کا کمرہ ہے، اور اگر ایسے وہ آ گئے تو پھر وہ ششو پنج میں مبتلا تھی اور اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ ارے نورے، کچھ نہیں ہوتا، وہ میرے بھائی ہیں اور بہت اچھے ہیں، ایسے ہی غصہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب تم ان کی نرم اور خوبصورت شخصیت کو دیکھو گی تو تم یہ بھول جاؤ گی کہ وہ غصہ کرتے ہیں۔ خیر آ جاؤ جلدی سے۔ وہ اس کے ہاتھ سے پکڑتی ہوئی اس بیڈ روم میں لے آئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نورے حیا کے ساتھ یہاں سو گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی بیڈ کے تکیے پر سر رکھا، تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ دونوں نیند کی وادی میں ڈوب گئیں۔ رات کے 4 بج رہے تھے جب اچانک ہونے والی دستک نے حیا کو بیدار کر دیا۔ اس نے موبائل میں ٹائم دیکھا تو حیرانی ہوئی۔ وہ سوچنے لگی شاید جہانگیر بھائی اپنے کمرے میں آ چکے ہیں، وہ انہیں بتانے کے لیے کہ آج کی رات وہ اور نورے ان کے کمرے میں رکیں گی۔ وہ دروازے تک چلی آئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے الشبا کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ آپی آپ، اس وقت سب خیریت تو ہے؟ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے سوال کیا۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے اور مجھے پتی نہیں مل رہی، تم ایسا کرو گی مجھے چائے بنا دو گی؟ الشبا نے سر پاتے ہوئے کہا تو حیا نے کوفت زدہ ہو کر اپنی چچا زاد بہن کو دیکھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا گئی۔ وہ ان کے گھر مہمان کے طور پر موجود تھی، اس لیے ان کا کہا ماننا اس پر فرض تھا۔ ویسے بھی الشبا کے سر میں درد تھا اور وہ شکل سے ہی کافی بیمار دکھائی دے رہی تھی۔ حیا نے اسوات میں سر ہلایا اور دوپٹہ اٹھانے کے لیے بیڈ کی طرف بڑھی۔ الشبا کا فاتحانہ مسکراہٹ کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حیا چپ چاپ کچن میں چلی آئی۔
وہ जमाइयाँ लेते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। इसके दोस्तों ने इसे कहा भी सही कि मेहमान खाने में रुक जाओ, मगर वो जानता था कि यहाँ बैठा रहा तो सारी रात बातें ही होती रहेंगी। इसलिए वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो शदीद थकावट का शिकार था। रात गए तक फंक्शन होता रहा था। घर में हू का आलम था। इसका दिल चाहता कि चाय पिए, मगर इस वक्त नींद इतनी हावी हो चुकी थी कि वो कहीं रुक नहीं सका और अपने कमरे में चला आया। जैसे ही वो कमरे में आया और दरवाज़ा बंद किया, लाइट ऑन करते ही इसकी नज़र बेड पर कसमसाते हुए वजूद पर पड़ी। वो हैरान होकर इसे देखता रह गया। इसे लगा शायद रात गए तक जागने की वजह से इसे सही से दिखाई नहीं दे रहा। वो वापस पलटा और फिर मुड़कर देखा तो नूरे सो रही थी। लाइट ऑन करने की वजह से वो उठ बैठी। वो घबराते हुए फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर लॉक घुमाने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला। वो ज़ोर-ज़ोर से लॉक को तोड़ने की हद तक खोलने की कोशिश करने लगा, मगर शायद किसी ने दरवाज़ा पीछे से बंद कर दिया था। वो हिचकिचाते हुए नूरे से नज़रें चुरा गया, जबकि इसे सामने देखकर वो परेशान होकर उठ खड़ी हुई। जहांगीर भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो डरते-डरते बोली तो पल भर को जहांगीर का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। वो किसी और इरादे से हरगिज़ इस कमरे में दाखिल नहीं हुआ था। वो बस आराम करना चाहता था। इसे नहीं मालूम था कि नूरे वहाँ सो रही है। नूरे फटी-फटी निगाहों से इसे देखकर रह गई। इसे लगा कि जहांगीर दरवाज़ा बंद करके इसकी तरफ बढ़ रहा है। वो घबराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो दरवाज़ा पीटना शुरू करती, जहांगीर ने इसको बाजू से दबोचा और दीवार के साथ पिन कर दिया। क्या कर रही हो? दरवाज़ा क्यों बजा रही थी? वो गुस्से से दहाड़ा तो नूरे काँप कर रह गई। आपने दरवाज़ा क्यों दिया है? और यहाँ क्या कर रहे हैं? वो घबराते हुए बोली। इसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मैं यहाँ सोने आया था। मुझे नहीं मालूम कि तुम यहाँ सो रही थी और मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया। किसी ने पीछे से दरवाज़ा बंद किया है। तुम खामोश रहो, मैं कुछ सोचता हूँ। वो इसे छोड़ते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, मगर दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। नूरे ने बकायदा रोना शुरू कर दिया था। इसको रोता देखकर वो झुंझला रहा था। कोई हल नहीं सूझ रहा। अगर दरवाज़ा बजाता तो घर में सभी मेहमान मौजूद थे। सबको पता चल जाता कि नूरे इस वक़्त इसके कमरे में मौजूद है। लोगों की नज़र में इस मासूम लड़की का किरदार मशकूक होकर रह जाता और वो ऐसा नहीं चाहता था। वो कमरे में टहलते हुए कुछ सोचने लगा। मुझे यहाँ से जाना है। अगर किसी ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? मेरे बाबा तो मर ही जाएंगे। वो रोते हुए बोली। तो जहांगीर ने गुस्से से घूर कर इसे देखा। मैं भी तुम्हारी इज्जत की परवाह कर रहा हूँ। अगर दरवाज़ा बजाया तो सब जमा हो जाएंगे। रुको, मैं उमैर भाई को फ़ोन करता हूँ। वो जल्दी से मोबाइल उठाते हुए उमैर को कॉल मिलाने लगा। उमैर अभी अभी किचन से चाय लेकर अपने कमरे में दाखिल हुआ था। जहांगीर की कॉल देकर वह हैरान हुआ कि आखिर वो इस वक्त कॉल क्यों कर रहा है। जल्दी से कॉल अटेंड की तो वजह जानकर हैरान रह गया। दबे कदमों वो जहांगीर के कमरे की तरफ बढ़ गया। वहां से अलिशबा को जाते हुए देखा। इसे थोड़ी हैरानी हुई, मगर वो तो किचन में चली गई थी। वो इस बात को नज़रअंदाज करते हुए जहांगीर के कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे से दरवाज़ा खुला तो जहांगीर एक सर्द आह भरी नूरे रोते हुए कमरे से निकलती चली गई। वो सीधा किचन की तरफ आई थी। अलिशबा जिसने ये साजिश रचाई थी, वो फौरन इसे अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ गई। मम्मा जल्दी उठे, मैंने नूरे को जहांगीर के कमरे में जाते हुए देखा है। यही वक्त है जब हम इसे बदनाम कर सकते हैं। अलिशबा ने कहा तो फिरोजे बेगम हैरान रह गई। ये इनकी बेटी किन चक्करों में पड़ गई थी, लेकिन मैं वहां जाके क्या करूंगी? फिरोजे बेगम ने बेटी की तरफ देखा तो अलिशबा सर थाम कर रह गई। आप जहांगीर के कमरे में जाएंगी, इसे बोलेंगी कि मैंने ब्लड प्रेशर चेक करवाना है। वहां पर नूरे को देखकर हंगामा खड़ा कर देना। आगे मैं संभाल लूंगी। तब तक मैं सब कुछ गाती हूँ। वो जल्दी से कहते हुए कमरे से निकल गई। फिरोज़े बेगम ने बीमारी की अदाकारी करते हुए भतीजे के कमरे की तरफ चली आई। दरवाज़ा बजाया तो जहांगीर दरवाज़ा खोले बाहर आया। वो इस वक्त शर्ट लेस था। फिरोज़े बेगम ने नजरें चुराई। बेटा, वो मुझे ब्लड प्रेशर चेक करवाना था। तबीयत बोझल सी हो रही थी। फिरोज़े बेगम ने ज़बरदस्त अदाकारी की तो पल भर को भी जहांगीर को शक नहीं हुआ। वो इन्हें लेकर कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा खुला रहने दिया। फिरोज़े बेगम ने इर्द गिर्द देखा, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। बेटा, मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज़ कर लूँ? उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा। तो जहांगीर को इतबार हो गया कि सच में इनकी तबीयत खराब है। वो दबे कदमों
वॉशरूम तक चली आईं और सारा वॉशरूम छान मारा, मगर नूरे इन्हें कहीं भी नहीं दिखी। वो अपनी बेटी अलिशबा को सलवातें सुनाकर रह गई। ब्लड प्रेशर नॉर्मल था। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तब तक अलिशबा जहांगीर की माँ को भी जगा चुकी थी, ये कहते हुए कि इसने नूरे को इसके कमरे में जाते हुए देखा है। राबिया बेगम को अपने बेटे पर इत्तबार था, मगर फिर अलिशबा के इसरार करने पर वो जहांगीर के कमरे तक चली आईं। मगर जहांगीर को सोता हुआ पाकर शर्मिंदा होकर अलिशबा को आंखें दिखाकर रह गई। वो खामोशी से सर झुका गई। आखिर नूरे कहाँ गई थी और ये दरवाज़ा किसने खोला था? वो पेचो-ताप खाकर रह गई। जल्दी से किचन में आई तो देखा हया और नूरे बैठी हुई चाय पी रही थी। नूरे की आंखें लाल हो रही थी, यानी वो रोई थी। वो समझ गई कि हया नहीं, इसकी मदद की है। वो पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आप ही मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, आपके करनी है तो मुझे बता दें। नूरे ने खुश इखलाकी का मुजाहरा करते हुए अलिशबा से पूछा। तो इसके दिमाग में अचानक एक प्लान बना। वो मुस्कुराते हुए अपने कपड़े लेकर इसे थमा गई। पहले मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, फिर मुझे कुछ काम है। वो बाल झटकते हुए कहकर वहां से चली गई। नूरे मुस्कुराते हुए कपड़े इस्त्री करने लगी। इसे घर के सारे काम करने की आदत थी। अभी भी वो तकरीबन सबके कपड़े इस्त्री कर चुकी थी। नूरे कहाँ हो तुम? जल्दी से इधर आओ। हया की कमरे में से आवाज आई तो वो इस्त्री बंद करते हुए हया के कमरे की तरफ बढ़ गई। नूरे के वहां से जाते ही अलिशबा वहां आई और इसका सूट फैलाते हुए जल्दी से ऊपर इस्त्री रख दी और वहां से भाग गई। अचानक बदबू की वजह से जहांगीर का वहां से गुजर हुआ तो वह हैरान रह गया कि आखिर इतनी बदबू कहाँ से आ रही है। इस्त्री स्टैंड पर तो यूं सूट को जलते हुए देखकर वो फौरन भागा, मगर सूट पर बहुत बड़ा निशान बन चुका था। इसके एक हाथ में इस्त्री थी, जबकि दूसरे हाथ में वही सूट उठाया हुआ नूरे वहां आई। जहांगीर को इस तरह देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जहांगीर इसका सूट जला सकता है। वो गुस्से से अपना सूट झपट कर रोते हुए कमरे से भागी। तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? हया ने इसे रोते हुए देखा तो घबरा गई। तुम्हारे भाई ने मेरा सूट जला दिया है। इसके रोने में शिद्दत आ गई। हया ने इसके हाथ से सूट जपटा खोल कर देखा तो वो फ्रॉक दामन से जल चुका था। वो जो बेयकीनी से इस सूट को देखे जा रही थी। वो लाल कलर का बहुत प्यारा फ्रॉक था। हर किसी ने नूरे के इस फ्रॉक की तारीफ की थी। शायद अलिशबा को हजम नहीं हुई। अब मैं क्या पहनूंगी? वो रोते हुए कुर्सी पर जा बैठी। आज बारात का दिन था। हर तरफ गहमा गहमी थी। सभी लोग अपनी तैयारियों में मसरूफ नजर आ रहे थे। रात देर से सोने की वजह से सुबह भी सब देर से उठे। 12 बज रहे थे। 4 बजे रवानगी बारात थी। इतने कम टाइम में वो सूट कहाँ से लाती? देखो भाई, ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसे नहीं है। हया ने अपने भाई की सफाई दी तो नूरे अब से घूर कर रह गई। अच्छा, मैं भाई को कहती हूँ, वो नया सूट ला देंगे। रोना तो बंद करो। वो झुंझलाते हुए बोली तो नूरे ने अपनी आंखें साफ की और उठ खड़ी हुई। मुझे तुम्हारे भाई की एहसान की जरूरत नहीं है। वो गुस्से से कहते हुए कमरे से निकल गई। हया ने अपना सर थाम लिया। न जाने कौन था जो नूरे के काम बगाड़े जा रहा था। वो जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ी और सूट देखने लगी। इसने कुछ एक्स्ट्रा सूट भी लिए थे, शायद इनमें से कोई नूरे को पसंद आ जाए और वो आज के लिए पहन ले, वरना वो ऐसे ही मुंह बसोरे फिरने वाली थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मॉल ले जा सकता हूँ, तुम अपने लिए सूट ले लेना। जहांगीर ने शर्मिंदा सा होकर नूरे को मुखातिब किया। वो सरदर्द की वजह से चाय बना रही थी। जब जहांगीर वहां चला आया, वो तो बस सूट को बचाना चाह रहा था। न जाने किसने सूट पर इस्त्री रखी थी। मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए, वो तलखी से कहते हुए चाय अंडेलने लगी। यकदम चाय इसके हाथ पर गिरी तो वो सिसक कर रह गई। जहांगीर जल्दी से आगे बढ़ा और इसका हाथ नल के नीचे रख दिया। ठंडा पानी पड़ा तो झिलन की शिद्दत कम हुई। अलिशबा किसी काम से किचन में दाखिल हुई। इनको इस तरह एक दूसरे में खोया हुआ देखकर वो अंदर तक लग उठी। यहाँ क्या हो रहा है? वो सख्त लहजे में बोली तो नूरे जल्दी से जहांगीर से फासला बना गई। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? और ये तुम्हारा घर नहीं जहाँ तुम इतनी ऊंची आवाज में बात करो। जहांगीर ने गुस्से से अलिशबा को घूरा और वहां से निकलता चला गया। नूरे बेबसी से हाथ देकर रह गई जो लाल हो रहा था। वो अलिशबा को नजरअंदाज करते हुए वहां से जाने ही लगी थी जब अलिशबा ने इसका जला हुआ हाथ थामा और अपनी तरफ खींचते हुए सख्ती से बोली, जहांगीर से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
اس کی بات سن کر نورے نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور کچن سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ وہ کمرے میں آتے ہی واش روم میں گھس گئے۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر حیا سر پکڑ کر رہ گئی۔ نہ جانے اب کس کی بات سن کر آئی تھی۔ وہ انٹروورٹ تھی اور اسے لوگوں کو جواب دینا نہیں آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر لوگوں کی باتیں اسے بری لگ جاتی اور وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگ جاتی۔ یہ سوٹ میں نورے کے لیے لایا ہوں۔ مجھے جو چیز سمجھ آئی میں لے آیا ہوں۔ یار میں نے سچ میں اس کا سوٹ نہیں جلایا۔ میں تو جب آیا تھا اس کے سوٹ پر کسی نے استری رکھ دی تھی، وہ صفائی دیتے ہوئے بولا۔ تو حیا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ نہ جانے کس نے وہاں استری رکھ دی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ نورے بھول چکی ہو۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ اچھا اب اسے بتانا مت کہ یہ سب میں لایا ہوں ورنہ وہ پہنے گی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے مسکراہٹ پر حیا کو تعجب ہوا مگر سر جھٹک کر رہ گئی۔ جیسے ہی نورے آنکھیں ملتے ہوئے باہر آئی سیم ویسا سوٹ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ سوٹ کون لایا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو حیا سوچ میں پڑ گئی کہ اسے کیا جواب دے۔ یہ ساری میچنگ کی چیزیں میں نے نکالی ہیں اور یہ سوٹ میرے پاس تھا۔ تمہیں یاد ہے ہم نے اکٹھے لیا تھا مگر میں نے پہنا نہیں تھا، تو یہ تم پہن لو۔ کلرڈ فرنٹ ہے مگر تم پر بہت پیارا لگے گا، تو یہ تم پہن لو۔ کلر ڈیفرنٹ ہے مگر تم پر بہت پیارا لگے گا۔ بلو کلر جہانگیر کا فیورٹ تھا اور وہ اسے اس رنگ میں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے جان بوجھ کر لال کلر کا فراک ہونے کے باوجود وہ بلو لایا تھا۔ اچھا جلدی سے جاؤ اور یہ سوٹ پہن لو، ہمیں پارلر بھی جانا ہے۔ حیا نے اسے دھکا دیتے ہوئے واش روم کی طرف دھکیلا تو وہ روٹھے انداز میں کپڑے اٹھا کر چلی گئی۔ وہ بالکل اس کے سائز کے کپڑے تھے۔ وہ پہن کر باہر آئی۔ لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ حیا نے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یار یہ کلر تو تم پر بہت سوٹ کر رہا ہے، حیا نے اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے کہا۔ تو نورے مسکرا کر رہ گئی۔ تم بھی نہ ہمیشہ اسی کی طرح باتیں کرتی رہتی ہو، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ تو حیا اسے زور سے گلے لگا گئی۔ سچ میں بہت پیاری لگ رہی ہو، ابھی تو میک اپ ہونا بھی باقی ہے۔ میں تمہیں دیکھنے کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی جبکہ نورے میک اپ کا سامان بیگ میں ڈالتے ہوئے جھولری وغیرہ دیکھنے لگی۔ چوڑیاں بھی اس کے ہاتھ کی سائز کی تھیں۔ اسے حیرت ہوئی مگر اس نے چوڑیاں پہن لی۔ اچانک کمرے کا دروازہ نوک ہوا تو وہ جلدی سے پلٹی۔ جہانگیر کو سامنے دیکھ کر وہ چلتی چلتی سر پر دوپٹہ چمانے لگی۔ جہانگیر بھائی آپ یہاں؟ ابھی اس نے لفظ ادا ہی کیے تھے جب جہانگیر مبہوت ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی نورے ہے۔ بلو کلر سچ میں اس پر خوب جچ رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے گھبراتے ہوئے رخ پھیر گئی۔ جہانگیر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ وہ میں حیا کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے اس سے کام تھا۔ وہ بہانہ بناتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ نورے پلٹی تو وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ پارلر سے تیار ہو کر باہر نکلی تو جہانگیر اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ پلک نہیں جھپک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے مسمرائز کر دیا ہو۔ بھائی کس کو دیکھ رہے ہیں؟ حیا نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، یہ جانتی تو تھی مگر جہانگیر کے رویے نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ بے شک وہ اس سے محبت کرتی تھی مگر وہ اپنے باپ کی بات بھی کبھی بھول نہیں پائی تھی۔ انہوں نے قسم دی تھی کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی جس سے ان کی تربیت پر سوال ہو۔ نورے کی ماں اس کو پیدا کرتے ہی وفات پا گئی۔ اس کے باپ نے ہی اس کی تربیت کی تھی۔ وہ جہانگیر کو پسند تو کرتی تھی مگر کبھی اظہار نہیں کر پائی۔ وہ اپنے کردار پر سوالیہ نشان برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سارا راستہ وہ گنگناتے ہوئے باہر دیکھنے لگے۔ جہانگیر بھی گاہے بگاہے شیشے کے ذریعے اس پر نظر ڈال رہا تھا۔ حیا موبائل پر مصروف رہی۔ اچھا تم دونوں جاؤ، تب تک میں باقی مہمانوں کو لے آتا ہوں، جہانگیر نے دونوں کو کہا تو وہ اچھے بچوں کی طرح سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھی۔ نورے سیدھا اسٹیج پر عمیر کی بیوی کی طرف بڑھ گئی جبکہ حیا کال سننے کے لیے وہیں تھوڑا فاصلہ بناتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ نورے بہت پیاری لگ رہی ہے، رابعہ بیگم نے بے محبت سے کہا تو الشبہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ نورے کے لیے سوٹ کون لایا تھا؟ رابعہ بیگم کے وہاں سے جاتے ہی الشبہ نے حیا سے سوال کیا تو اس نے فوراً موبائل بند کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں آپی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا؟ حیا نے تنزن کہا کیونکہ وہ اس کی چال سمجھ چکی تھی۔ نہیں وہ بہت پیاری لگ رہی ہے، الشبہ نے جلن کو ایک طرف رکھتے ہوئے جواب دیا تو حیا مسکرائی۔ ہاں جی میرے بھائی کی پسند جو ہے پیاری تو ہونی تھی۔
हया ने बेध्यानी में कहा, मगर अलिशबा को मुतवज्जा देखकर फौरन बोली, मैं सूट का कह रही हूँ। वो नजर बदलने लगी। अलिशबा गुस्से से नूरे को देख रही थी। मैंने तो तुम्हारे भाई को शॉपिंग मॉल जाने को बोला था, वो मेरे साथ नहीं गया और नूरे के लिए खुद सूट लाया है। वो बेयकीनी से कहते हुए हया को देखने लगे। हया आबरू उचकाते हुए वहां से आगे बढ़ गई। अलिशबा ने जलन के मारे मुठियां भींच ली थी। इसको बस नहीं चल रहा था कि नूरे को बदनाम करके सबकी नजरों में गिरा दे। अम्मी, आपको कुछ करना होगा, वरना मैं सच में अपनी कलाई काट लूंगी। आज ही ताया जान से इस रिश्ते के मुतल्लिक बात करे। वो रोते हुए बोली। तो फिरोजे बेगम इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। कैसी बातें करती हो, कोई छोटी बच्ची नहीं हो, वो सख्ती से कहते हुए रुख फेर गई। आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर मैं खुद कुछ करूंगी। वो पैर पटकते हुए स्टेज की तरफ बढ़ गई। वेटर से जूस लिया और नूरे के साथ जाकर खड़ी हुई। जानबूझकर पाँव अटकने का ड्रामा किया और सारा जूस नूरे के कपड़ों पर गिरा दिया। नूरे जल्दी से जूस गिरने की वजह से उठ खड़ी हुई, मगर इसका फ्रॉक भीग चुका था और सबने हैरान होकर इसकी तरफ देखा था। सॉरी, वो मेरा पाँव अटक गया था, अलिशबा ने बेबसी से कहा तो नूरे सर झटक कर रह गई। पहले ही इसका मूड ऑफ था। वो खामोशी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। ये लो 20,000 रुपये, तुमने वॉशरूम जाना है जहाँ वो लड़की गई है। इसके बाद मैं वहाँ आऊँगी और तुम दोनों को नाजेबा हालत में देकर चलाऊँगी। सभी लोग जमा हो जाएंगे और तुम इस बात की गवाही दोगे कि इस लड़की के कहने पर आए हो। समझे? अलिशबा ने वेटर को समझाते हुए कहा तो वो इस बात में सर हिला गया। जहांगीर ने अलिशबा को वेटर के सामने देखा तो वो हैरान रह गया कि वो वेटर को इतने सारे पैसे क्यों दे रही है। पूरे हाल में देख लिया, इसे नूरे कहीं दिखाई नहीं दे रही। यकदम वेटर को वहां जाते हुए देखा। इसके दिमाग में कुछ कलक हुआ। कहीं अलिशबा तो ये सब नहीं कर रही। वो जल्दी जल्दी बड़े बड़े कदम उठाते हुए वॉशरूम्स की तरफ बढ़ गया। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? वो दूसरी तरफ मुंह किए कपड़े साफ कर रही थी जब वेटर ने इसे गले लगाने की कोशिश की। वो इसे धक्का देकर दूर जा खड़ी हुई। इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या हो रहा है? जहांगीर ने धाड़ कर कहा तो वो वेटर वहां से भाग गया। इसने चेहरा छुपाया हुआ था जिसकी वजह से जहांगीर देख नहीं पाया। वो भागकर नूरे की तरफ आया तो वो रोते हुए इसके गले लग गई। भाई के आदमी मेरे साथ, अभी इसने आधा जुमला अदा किया था जब जहांगीर ने इसके होठों पर उंगली रख दी। खामोश रहो, मुझे तुम पर इतबार है। अभी इसने कहा ही था जब अलिशबा राबिया बेगम और फरोजे बेगम के साथ वहां आ पहुंची। देख ले अपनी पकीसा भतीजी के करतूत, कैसे गैर मर्द के साथ गुलछड़े उड़ा रही है। अलिशबा ने सख्ती से कहा तो राबिया बेगम बेयकीनी से नूरे को देख कर रह गई। तुम मेरी बेटी के बारे में कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो? मुराद हसन ने चीखते हुए कहा तो अलिशबा कहने लगी, जो आप देख रहे हैं, आपकी बेटी बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। वो भी तो। इससे पहले वो कुछ कहती कि राबिया बेगम ने इसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। ये सब क्या कह रही है नूरे? मुराद हसन ने गुस्से से कहा तो नूरे सर झुकाकर रोने लगी। मामू जान, मैं इसको पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। जहांगीर ने फौरन से सफाई दी तो मुराद साहब ने आगे बढ़कर बेटी के मुंह पर दो थप्पड़ मारे। आज से अभी से तुम मेरी बेटी नहीं हो और घर लौटने की जुसारत मत करना। वो गुस्से से कहते हुए वहां से निकलते चले गए। मामा, आपको मुझ पर यकीन है ना? राबिया बेगम को देखते हुए जहांगीर ने कहा तो वो इस बात में सर हिला गई। मैं भी इसी वक्त नूरे से निकाह करूंगा। वो हतमी फैसला करते हुए वहां से निकलता चला गया। अलिशबा रोने लगी जबकि फिरोजे बेगम ने बाकी औरतों को बुलाकर सारी हकीकत गोश गुजार कर दी थी। लोग नूरे के किरदार पर बातें कर रहे थे। वो सर झुकाकर रह गई। जहांगीर के एक जुमले ने इसकी जिंदगी बदल दी थी। इसका और जहांगीर का निकाह हुआ। इसका बाप निकाह के फौरन बाद वहां से चला गया। वो आखिरी बार बाप के हाथों रुखसत भी नहीं हुई। तुम यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जहांगीर ने नूरे का हाथ थामा तो वो इसका हाथ झटक कर रह गई। अलिशबा वहां से रोते हुए माँ को ले जा चुकी थी। वो बचपन से जहांगीर को पसंद करती थी। इसकी माँ ने इससे वादा किया था कि इसकी शादी होगी तो सिर्फ जहांगीर से होगी, मगर आखिरी वक्त में इसने जिस लड़की को फंसाना चाहा था, इसी ने इससे इसका सब कुछ छीन लिया था। अभी जहांगीर ने नूरे का हाथ पकड़ा ही था जब इसने जोर से झटका दिया। कई नजरों से ये बात छुपी ना रह सकी थी। रुखसती हुई तो वो लोग मलक पैलेस पहुंचे। हया बहुत खुश थी जबकि नूरे मुसलसल रो रही थी। अब उमैर की शादी के साथ साथ नूरे और जहांगीर की शादी भी हो गई थी और राबिया बेगम के लिए इससे बढ़कर और क्या था।
वो तो चाहती ही यही थी कि वो अपनी आंखों के सामने अपने दोनों बेटों की खुशियां देखे, और अब खुदा ने ये वक़्त ला ही दिया था। घर लाने के बाद राबिया बेगम ने इसे खूब समझाया था कि बेटा देखो, जो होता है बिल्कुल अच्छे के लिए होता है, और अल्लाह ताला इस वक़्त तक कुछ नहीं करते जब तक इंसान वो बोझ उठाने लायक नहीं हो जाता। और अब तुम देखो, अगर ये सब कुछ हुआ है तो इसका बोझ तुम उठा सकते हो। फिर इसके बदले में, इस सब्र के बदले में खुदा ने तुम्हें कितना सब कुछ दिया है। तुम्हारी कज़न से शादी हो गई है और इसके साथ-साथ एक इतना अच्छा घर-बार भी मिल गया है। अब अपने आँसू पूंछो और इसके बाद मैं तुम्हें रोता हुआ ना देखूँ, और अब आखिरी रस्में अदा करनी हैं। ये कहने के बाद वो मेहमानों की तरफ मतवज्जा हो गई, जबकि अब नूरे ने भी आहिस्तगी से खुद को सँभाल लिया था। इन दोनों को एक साथ बैठा देखकर इनकी शादी की आखिरी रस्म अदा करने के बाद इन दोनों को मेहमानों की तरफ से कुछ फुर्सत मैसर आई थी। राबिया बेगम ने हया को इशारा किया तो हया नूरे को उठाते हुए इसके कमरे की जानिब बढ़ गई। इसे बेड पर बैठाते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे नूरे, तुम जानती नहीं हो कि मैं इस रिश्ते से कितनी खुश हूँ। भले ही ये सब बहुत अचानक और सरप्राइजिंग था, लेकिन तुम जानती हो, मेरे दिल की मुराद बार आई थी। एक तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड, ऊपर से मेरी फेवरेट कज़न, और मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हें अपने साथ ले आऊं, लेकिन कमबख्त ये अलिशबा दरमियान में आ गई थी। तुम फिक्र ना करो, आज जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ एक न एक दिन सामने ज़रूर आएगा, और तुम फिक्र ना करो, तुम्हें यहाँ पर इतना प्यार मिलेगा कि तुम इस सारे हादसे को भूल जाओगी। ये कहते हुए वो इसके माथे पर प्यार करते हुए वहां से चली गई थी। कुछ लम्हे बाद दरवाजे की दस्तक हुई तो एकदम से नूरे का दिल उछलकर हलक में आ गया था। वो जिसे मोहब्बत करती थी, इसे वो मिल गया था। एक तरफ तो इसे अपनी खुशनसीबी दिखाई दे रही थी, लेकिन दूसरी तरफ इसकी आंखों में आंसू थे। वो शख्स इतना गुस्से वाला था, ना जाने वो इसके साथ क्या करने वाला था। ना जाने पूरी जिंदगी वो इसके साथ गुजार सकती थी या नहीं। दरवाजे के खुलने पर इसका दिल उछलकर हलक में आ गया था। वो खुद को ठीक करती हुई बेड पर बैठ गई थी, लेकिन आंखों से आंसू अभी तक जारी थे। वो आहिस्तगी से चलता हुआ इसकी जानिब आया, इसके साथ आकर वो बैठा और खामोशी से इसे देखने लगा। इसकी नज़रें अपने चेहरे पर पाकर वो बेहद नर्वस होने लगी थी। इसे यूं लगा जैसे अभी वो बात करेगा तो गुस्सा करेगा, और इसके गुस्से से वो सहम सी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अगले ही लम्हे वो इसका हाथ पकड़ते हुए नरमी से इसकी ठोड़ी पर उंगलियों उंगलियों के गिरफ्त डालते हुए इसकी ठोड़ी को अपनी तरफ कर गया था, जबकि नूरे का दिल जोर से धड़का था। इसकी आंख से एक आंसू टूटकर इसकी गाल पर बिखरा था। इसके दिल में एक ऐसा दर्द था जो आंसू बनकर बह रहा था। जो कुछ आज हुआ था, इसने इसे लर्जा कर रख दिया था, और इसके साथ साथ इसके बाप का मान भी टूटा था, जिसके साथ साथ इसका अपना दिल भी टूट चुका था। अरे ये तुम रो क्यों रही हो? खबरदार आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इसका चेहरा ऊपर करते हुए मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था, लेकिन इसकी आंखों से बहने वाले आंसू ने इसके दिल को कुछ किया था। वो अपनी उंगली से इसकी चेहरे को साफ करते हुए नरमी से गोया हुआ तो इसे कुछ हासिल हुआ था। इसे हया की वो बात याद आई थी जब इसने कहा था कि मेरे भाई की नरमी और खूबसूरत शख्सियत को जब तुम देखोगी तो तुम्हें ये लगेगा भी नहीं कि वो कभी गुस्सा कर सकते हैं। अगले ही लम्हे वो इसका हाथ पकड़े हुए था, अपने करीब कर गया। वो इसके इतना ज़्यादा करीब आकर अपनी धड़कनों पर काबू नहीं पा रही थी। मैं बहुत खुश हूँ। देखो नूरे, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम जानती हो, आज सिर्फ मेरी शादी की खुशी नहीं, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया। हाँ नूरे, मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ, लेकिन तुम जानती हो, मैं कभी कह नहीं पाया। दूसरा तुम्हारा डर कर साइड हो जाती थी, मुझसे कभी बात ही नहीं करती थी, और हमेशा से ही दूर दूर रहती थी। तुम्हारा शर्माना ना जाना मुझे बेहद पसंद था, और अब मैं अम्मी से बात करने ही वाला था, लेकिन ताया जान ने हमें ये इशारा दिया था कि वो अलिशबा की शादी मुझसे करना चाहते थे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो आफत मेरे सर से टली। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, इसमें हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि मुझे तुम मिल गई हो। वो मुस्कुराते हुए इसका हाथ थामे बैठा था। आखिरी बात पर इसने इसके हाथ पर बोसा दिया तो वो करंट खाकर पीछे हट गई थी, लेकिन इसने इसका हाथ नहीं छोड़ा था। वो जानता था कि वो ऐसी लड़की नहीं थी, और इस वक्त इसका शर्माना बनता भी था। लेकिन इसके इस तरह करंट खाने पर वो हैरानगी से इसे देखने लगा तो इसने नज़रें झुका लीं। क्या हुआ? क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं? वो इसके चेहरे के तासरात को देखते हुए बोला।
तो वो जल्दी से नफ़ी में सर हिला गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हकीकत तो ये है कि मैं भी बचपन से आपको पसंद करती थी, लेकिन कभी ज़ुबान पर नहीं लेकर आई, क्योंकि मुझे अपने बाबा की इज़्ज़त बेहद थी। लेकिन आज तो मैं इनकी नज़रों से गिर गई। आपने देखा नहीं था कि जिस तरीके से बाबा मुझे धुतकार रहे थे? एक बार फिर से वो हिचकियों से रोने लगी। तो वो जल्दी से उठकर इसके ज़्यादा करीब आ गया और इसे अपने सीने से लगा लिया। ये सब कुछ इतना जल्दी था कि नूरे को कुछ समझ ही नहीं आया था। इसने मुस्कुराते हुए इसके सर पर थपकी देते हुए इसे दिलासा देते हुए कहा, तुम बस खुश हो जाओ और मेरा साथ दो। और ये सारी साजिशें इसी अलिशबा की रचाई हैं। ये सब कुछ मैं इनके सामने लाकर रहूंगा। कल का दिन ही मुझे दे दो। बस कल सुबह ही सुबह ये सब कुछ मैं सामने लाकर रहूंगा। तुम्हारे बाबा के सामने एक बार फिर से तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी मोहब्बत बहाल करके रहूंगा। इसने अटल लहजे में कहा। तो नूरे को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। इसने भी रोना बंद कर दिया। दूसरे रोज़ सुबह ही सुबह जब इसकी आँख खुली, तो इसने देखा नूरे आईने के सामने खड़ी अपने बालों में ब्रश कर रही थी। इसने आज गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था, जो इसकी सुर्ख़ सफ़ेद रंगत पर नहायत ही जच रहा था। आज से पहले इसने इसे इस तरीके से तैयार हुआ नहीं देखा था। इसके लंबे बाल आज वो इसे फुर्सत से देख रहा था। इसने मुस्कुराते हुए पीछे देखा, तो वो इसे देख रहा था। वो भी इख्तियार वहाँ से उठा और इसके करीब आया और मुस्कुराते हुए इसके बालों में नरमी से छुआ। तो वो मुस्कुरा दी, क्योंकि कल तक जो इससे डर और खौफ इसके रग रग में बसा हुआ था, वो कल रात ही कहीं रफू चक्कर हो गया था। इसे समझ आ गई थी कि ये इंसान इसके लिए किस तरीके से मोम था। जिस शख्स को वो दुनिया का सबसे खतरीन इंसान समझती थी, वो तो इस दुनिया का सबसे नरम दिल इंसान था। आज वो इससे डरी नहीं थी, बल्कि मुस्कुराते हुए इसकी जानिब मुड़ी थी और एकदम से इसके सीने से लग गई थी। जबकि जहांगीर के दिल में एक ठंडक का सा एहसास हुआ और इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दोनों एक झटके से एक दूसरे से दूर हुए। ये तो शुक्र था कि दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी। जहांगीर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो बाहर हया इसकी मुंतजर थी। भाई, भाभी, आप दोनों को नीचे बुलाया जा रहा है, जल्दी से आ जाएं, नाश्ता कर लें। वो मुस्कुराती हुई अंदर झांक कर बोली। पीछे खड़ी नूरे शर्मा गई थी और इसके इस शर्माने पर हया शरारत से मुस्कुरा दी, जबकि जहांगीर ने अपने बालों में उंगलियां फेरी थीं, जैसे इसे इन सब चीज़ों से कुछ फर्क ही ना हो। इसने आंखें भी एक साइड से दूसरी साइड पर कर दी थीं। हया मुस्कुराते हुए वापस चल रही थी और वो भी फ्रेश होकर इसके साथ ही नीचे आया था। नीचे आते ही अभी वो डाइनिंग टेबल पर ही ना आया था कि पीछे से मुलाजमा ने इसे आवाज़ दी, जहांगीर साहब, बाहर तमाम वो मुलाजमीन आए हैं जिन्हें आपने शादी में ड्यूटी पर लगाया था। उन्होंने कहा है कि आपने इन्हें बुलाया है। अरे हाँ, इन्हें मैंने ही बुलाया है। ठीक है, मैं आता हूँ। ये कहते हुए इसने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सभी लोगों की जानिब देखा, जिनमें मुराद हसन, फिरोज़ा बेगम और राबिया बेगम, अलिशबा और तमाम लोग मौजूद थे। शोर-शराब अभी बहुत था, लेकिन जहांगीर को देखकर सभी खामोश हो गए थे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप लोग बैठकर नाश्ता करें। ये कहते हुए वो डाइनिंग रूम से बाहर निकल गया, जबकि एक साइड पर 2 कुर्सियाँ पड़ी थीं, जिनमें से एक पर जाकर नूरे बैठ गई थी और अगले ही लम्हे चेयर को घसीटती हुई अलिशबा उठ खड़ी हुई। नूरे ने आंखें उठाकर देखा। इसकी आंखों में नूरे को हकारत महसूस हो रही थी। वो उठकर जाने लगी थी। बाहर से शोर की आवाज़ आई और अगले ही लम्हे एक मुलाजिम वही टेबल के सामने पड़ा हुआ था। सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हैरत से इस तरफ देख रहे थे। जब वो मुलाजिम नीचे गिरा तो सभी लोग उठ खड़े हुए। मुराद हसन आगे बढ़े। ये क्या कर रहे हो तुम? देखो, इस बच्चे को क्यों मार रहे हो? मामू जान, आप नहीं जानते कि ये इंसान कौन है। ये वो इंसान है जिसने आपकी बेटी पर इल्ज़ाम लगाया और किसके कहने पर लगाया है। बताओ। अभी के अभी ये कहते हुए इसने इस मुलाजिम के गिरेबान से पकड़ा और एक हाथ से इसके कान के पीछे थप्पड़ मारने ही लगा था कि वो दोनों हाथ आगे जोड़ता हुआ रोते हुए कहने लगा, साहब जी, मुझे मत मारिए। ये सब कुछ मैंने अलिशबा बीबी के कहने पर किया था और जो कुछ भी यहाँ हुआ, वो सब कुछ अलिशबा बीबी के कहने पर ही हुआ और इन्हीं के करने पर ही ये नूरे बीबी का सूट चला और इन्हीं की वजह से ही ये सब कुछ हुआ। मुझे माफ़ कर दिए। उन्होंने ही सारी गेम रचाई थी और मुझे पैसे दिए थे। मैं माफ़ी माँगता हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। ये सुनना था कि राबिया बेगम ने हकारत से इस तरफ देखा। फिरोज़ा बेगम भी शर्मिंदा सी नज़र आ रही थीं।
जबकि इनके साथ खड़ी अरिशबा एकदम से गुंग थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुराद हसन आहिस्तगी से पीछे मुड़े और अपने सामने खड़ी नूरे को देखने लगे। आगे बढ़ते हुए इसने इसके सर पर हाथ रखते हुए इसे अपने सीने से लगाया। बेटी मुझे माफ करना, बेटी ना जाने कैसे मैंने तुम्हारे किरदार पर शक कर लिया। अपनी तरबियत पर मुझे यकीन नहीं आ रहा। पर बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। ये सब कुछ सामने आना था और सब कुछ सामने खुलना था। खुदा ने मुझे दिखाना था कि मेरी बेटी ऐसी नहीं। वो रोते हुए बाप के सीने से लगी, जबकि वो मुस्कुराता हुआ देख रहा था। राबिया बेगम इससे पहले कि कुछ कहती, फिरोज़े अपनी बेटी का हाथ पकड़ते वहाँ से जा चुकी थी। शर्मिंदगी ने इन दोनों को यहाँ पर टिकने पर मजबूर नहीं किया था। बाकी सभी लोग इन दोनों की इस चीज़ पर बेहद खुश थे। मुराद हसन ने हाथ बढ़ाकर जहांगीर को अपनी तरफ बुलाया और जहांगीर भी इनके सीने से लग गया। जहांगीर ने आंखें उठाकर इनके सीने से लगी नूरे को देखा। नूरे भी इसकी तरफ देख रही थी। दोनों ने मुस्कुराकर शर्माते हुए नीचे देख लिया। इसका शर्माना जहांगीर को अच्छा लगा था। हया और राबिया इन दोनों की नजरें वार रही थी। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। इस घर में मजीद खुशियां आ चुकी थी। उमैर और इसकी बीवी भी मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रहे थे। खुदा ने कैसे इन दोनों को मिलाया था। बेशक अल्लाह ताला जब दो दिलों को मिलाने पर आते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये मिलन मुमकिन है या नहीं, वो बस कुन फरमा देते हैं। खुदा हर किसी की मोहब्बत पर कुन फरमाए। आमीन।